Hello guys, welcome back to my channel RG Classes. I am your friend रिम्पी गोयल. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ मैनेजमेंट. बिल्कुल जल्दी मैं आपको बता दूँगी बिकॉज मैं हर वीडियो में इसको एक्सप्लेन करती हूँ. पर्पस बिकॉज जो इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं उनको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैनेजमेंट, जिससे वे फर्दर टॉपिक के साथ अपना लिंक सेट कर सके. सो हम फटाफट डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में. मैनेजमेंट का मतलब है एक्ट ऑफ नोइंग, कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना. जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट, राइट. तो पहले जानना कि आपको एक पर्सन से क्या काम करना है और वह क्या काम करना चाहता है, फिर क्या वो उस काम को अच्छे तरीके से कर रहा है, उसी चीज़ को क्या करना, मैनेज करना. अब फ्रेंड्स, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं आपके. अब मैं सारे आपको की पॉइंट्स बताऊंगी, नोट करते जाना आप नोटबुक के अंदर, ठीक है. वीडियो को पॉज करके नोटबुक पेन लीजिए साथ में, एंड की जो की पॉइंट्स है जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कीजिए. फर्स्ट है, हमारे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक्टिव रिसोर्सेज एंड पैसिव रिसोर्सेज. एक्टिव रिसोर्सेज तो सीधी सी बात है ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स. एंड पैसिव में हमारे आते हैं मशीन, मटीरियल, मनी. 3M आप कह सकते हैं. मशीन, मटीरियल एंड मनी. ऑल दीज थ्री थिंग्स आर पैसिव रिसोर्स, जो अपने आप में कुछ भी नहीं है. इनको अपने आप यूज़ कर ही नहीं सकते जब तक इस पर ह्यूमन बींग्स अपने एफर्ट ना लगाए, ह्यूमंस अपनी स्किल्स ना लगाए, अपनी इंटेलिजेंस ना लगाए, तो ये तीनों ही रिसोर्सेज को यूज़ करना इम्पॉसिबल है, राइट. तो दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्टिव रिसोर्स एंड पैसिव रिसोर्स. इन दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करना, किस तरीके से करना है, ये सारा काम क्या होता है, मैनेजमेंट होता है. अब फ्रेंड्स, मैनेजमेंट करने के लिए कुछ फंक्शंस करने होते हैं. अब इसको आप कई नेम से जान सकते हैं. आप इनको कंपोनेंट्स कह सकते हैं मैनेजमेंट के, आप इनको स्टेप्स कह सकते हैं मैनेजमेंट के, आप इनको फंक्शंस कह सकते हैं मैनेजमेंट के. तो फर्स्ट फंक्शन हमारा आता है प्लानिंग. किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी होती है. ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है ये, ठीक है. प्लानिंग में सारा पेपर वर्क होता है. सेकंड की पॉइंट, प्लानिंग में सारा पेपर वर्क होता है, कुछ भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता. ये सिर्फ आइडियाज़ होते हैं, एक ब्लूप्रिंट होता है जो सिर्फ माइंड में चल रहा होता है, फिर डिस्कशन चल रही होती है, फिर पेपर पर आता है एक ड्राफ्ट के रूप में, बट कुछ भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता. ओके. सो प्लानिंग में हम चीज़ें पढ़ते हैं. अब की पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, मैंने सारी चीज़ें की पॉइंट्स में डिवाइड कर दी. सो प्लानिंग में किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में थिंक करना, सोचना. इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. सेकेंड पॉइंट है कि हमें फ्यूचर में क्या एक्शन करने हैं, उसको डिटरमाइन करने को ही हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं. और प्लानिंग किस लिए करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग. प्लानिंग जो है वो एक लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. अब ऐसा नहीं है, कंपनीज जब प्लानिंग करती है ऐसा नहीं है 5 मिनट बैठे कुछ सोचा और प्लानिंग हो गई. कंपनीज की बहुत सारी मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है, सारे प्रोज कॉन्स यानी सारे मेरिट्स डीमेरिट्स, हर एक चीज़ों को सोचना पड़ता है, हर एक एस्पेक्ट को सोचना पड़ता है. मार्केट में क्या चल रहा है, हमें कहाँ पर पहुँचना है, बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं प्लानिंग करने के लिए. तो प्लानिंग एक लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. एंड ये इसकी एक लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन कैसे है, अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. इन एनी केस अगर कोई भी सर्कमस्टांस कंपनी के अगेंस्ट हो जाती है तो प्लानिंग को अचानक से सडनली रिवर्स करना इम्पॉसिबल है. प्लानिंग हर एक डब्ल्यू का आंसर प्रोवाइड करती है. यहाँ पर डब्ल्यू है वर्ड, वाई, व्हेन, होम, होस. इन सारे डब्ल्यूज का आंसर कौन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग प्रोवाइड करती है, कि हमें क्या काम कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. ये सारे डब्ल्यूज का आंसर कौन देती है, प्लानिंग में हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं. सो अब नेक्स्ट की पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप प्लानिंग को एक फंक्शन की तरह स्टडी करते हो, यानी एक मैनेजमेंट के फंक्शन की तरह प्लानिंग को आप पढ़ रहे हो, तो प्लानिंग एक एक्टिविटी है. ओके. लेकिन जब आप मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है.
ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। सो अब हम मूव करते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड्स, प्लानिंग हमेशा ही किसी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम निकालने के लिए भी की जाती है। तो सबसे पहला प्लानिंग का जो स्टेप है वो है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो एंड पॉइंट्स जो कंपनी अचीव करना चाहती है। तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ही डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। एंड जब ये ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन होते हैं, एक जब मीटिंग होती है मैनेजर्स की, एम्प्लॉयज़ की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब सारे मिलकर बैठकर मीटिंग करते हैं तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे जाते हैं। एक प्लानिंग होती है कंपनी के स्टार्ट करने से पहले, एक प्लानिंग होती है एक प्लानिंग होती है जो कंटिन्यूस बेसिस पर होती है। फॉर एग्जांपल डेली मीटिंग्स होना या आफ्टर 2 मंथ्स मीटिंग होना, ठीक है। प्लानिंग एक होती है कंपनी स्टार्ट करने से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले। एक होती है प्लानिंग जो हमारी डेली बेसिस पर चलती है, एक फिक्स्ड पीरियड पर चलती है। ओके, सो अब ऑब्जेक्टिव की भी फ्रेंड्स अपनी एक हायरार्की होती है। हायरार्की इन द सेंस, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है हमारा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, एक होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जब भी कंपनीज ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है तो ये तीनों ही चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अब कैसे? अब कंपनी 2000 करोड़ की सेल करना चाहती है, ये हो गया कंपनी को ओवरऑल होल कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें पूरी कंपनीज के लिए काम करेगी, ठीक है। अब उसी ऑब्जेक्टिव को अगर हम प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दें, 2000 करोड़ की सेल करनी है, ठीक है। अब ये 2000 करोड़ की जो सेल है, फॉर एग्जांपल कंपनी 4 प्रोडक्ट के अंदर काम करती है, यानी कंपनी 4 प्रोडक्ट को सेल करती है, तो उन चारों का टोटल मिलाकर 2000 करोड़ होना चाहिए। अब 4 प्रोडक्ट्स है तो इसका मतलब 4 डिपार्टमेंट भी हो गए। तो हर एक डिपार्टमेंट से हमने ये इमेजिन किया कि एक डिपार्टमेंट से मिलेगा 1000 करोड़, एक से मिलेगा 500, एक से मिलेगा 300। तो हमने हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स को एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम ये हो गया डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, देन अब जितने भी एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनको बताया जाएगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ये हमारा हो गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम यही होता है ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रीमिसेस डेवलप करना। प्रीमिसेस 2 तरह के होते हैं, इंटरनल प्रीमिसेस एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस। राइट डाउन इन योर नोटबुक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस। ओके, इंटरनल प्रीमिसेस में क्या रहेंगे? कैपिटल स्टार्ट करने के लिए लेबर्स जो सारी चीज़ों को मैनेज करे, रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, मशीनरी, मनी, मटेरियल एक्सेट्रा। ओके, एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आपकी रहेंगी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या आ रही है, बिजनेस कंपटीशन, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, ओके, टैक्सेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो 2 तरह की प्रीमिसेस डेवलप करनी होगी इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। ओके, इसमें फ्रेंड्स इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कंबाइन कर दिया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने के लिए कोई भी एक तरीका नहीं होता। एक काम को करने के लिए हज़ारों अल्टरनेट्स होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती है काम को करने के लिए। अब आपको कौन सा अल्टरनेट ऑप्ट करना है डिपेंड करता है कि उस अल्टरनेट जो आप चूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उससे आपको कितना इनफ्लो होगा कैश का। तो एक अल्टरनेट को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है एंड जो प्लानिंग की लिमिटेशन है कि लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसी को ध्यान में रखकर हम काफ़ी सारे अल्टरनेट्स को डिस्कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जब हमने अल्टरनेट्स डिस्कवर कर लिए उसको इवेल्युएट करेंगे और बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करेंगे। अब इवेल्युएशन कैसे करेंगे? हर एक अल्टरनेट के फ़ायदे, उसके नुकसान, हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे डीप में, उसके बाद हम कोई बेस्ट अल्टरनेट सिलेक्ट करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको प्रोसेस क्लियर हो गया, ठीक है। देन हम प्लान्स को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमने अल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया, चीफ प्लान डिसाइड करने के बाद हम सब्सिडरी प्लान्स बनाएंगे। यानी ये तो हमारा था चीफ प्लान, अब हम सब्सिडरी
छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे उस एक मेजर प्लान को अचीव करने के लिए। जब ये प्लान्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ थी कि हमें कौन सी जॉब करनी है, किस टाइम पर करनी है, उसका एक सीक्वेंस डिसाइड करेंगे एंड लास्ट में उसका हम फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करेंगे? हमने प्लान्स इम्प्लीमेंट कर दिए, ओके, प्लान्स फॉर्मुलेट कर दिए, लेकिन फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम चीज़ों को रिव्यू करते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये पूरा एक प्लानिंग का प्रोसेस है। पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, फिर प्रीमिसेस डेवलप करना, फिर इवेल्युएट करना, अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना, देन डेरिवेटिव प्लान्स बनाना, उनको एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेशन लेना, पार्टिसिपेशन लेना, देन उनको रिव्यू और फॉलोअप करना। ओके, ये एक अलग डायग्राम है प्लानिंग प्रोसेस का कि पहले हम कहाँ पर थे। ठीक है, हमें कहाँ पर जाना है और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, इसको हमने 3 फेज़ में डिवाइड कर दिया। सो फ्रेंड्स, अब एक जो की पॉइंट निकल कर ये आता है कि हर एक कंपनी का अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस होता है। किसी भी कंपनी का प्लानिंग प्रोसेस या उसके जो स्टेप्स है वे एग्जैक्ट नहीं होते। तो प्लानिंग प्रोसेस कभी भी यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता। ओके, हर एक कंपनी का डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड्स, हमने प्लानिंग के बारे में सारी बेसिक बातें कर ली है। अब हम मूव करते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग कर ली चीज़ें की, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो पेपर वर्क पे हमने सारा काम किया था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी पार्ट्स हमने डिसाइड किए थे प्लानिंग में, जितनी भी एक्टिविटीज़ डिसाइड की थी, अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, उनके बीच में क्या अथॉरिटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सारी बातों को हम डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब ऑर्गेनाइज करने का भी अपना एक पूरा स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड, जो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का, इसमें जितना भी होल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड लाइक रॉ मटेरियल खरीदना, रिसर्च का काम, डेवलपमेंट का काम, एडवर्टीजिंग का काम, ओके, गुड्स की स्टॉकिंग करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, यानी पूरे जितना भी जो होल वर्क ऑर्गेनाइजेशन को उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब हमने सारे होल वर्क को एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया, डिटरमाइन कर दिया, देन हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे, यानी डिपार्टमेंटलाइज कर देंगे। इस सेकेंड स्टेप को हम डिपार्टमेंटलाइज भी कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि जो खरीदने का काम होगा, जो रॉ मटेरियल खरीदने का काम होगा, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स खरीदने का काम, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स मैं कह रही हूँ, ठीक है, जो भी खरीदने का काम होगा ये परचेज डिपार्टमेंट करेगा। प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। प्रमोशन का काम सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, रिसर्च का काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ को, जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ है, उसको हम ग्रुप कर देंगे, उसको हम क्लासीफाई कर देंगे और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब डिपार्टमेंट से क्या समझते हैं? जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो सेम नेचर की होती है उसको हमने एक पार्ट में ग्रुप कर दिया, इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इस स्टेज पर हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी, हर एक की पोस्ट डिसाइड की जाएगी कि परचेज मैनेजर को दे दिया कि वे गुड्स को खरीदेगा, सेल्स मैनेजर का क्या काम होगा, वे गुड्स की सेलिंग करेगा, एडवर्टाइजिंग मैनेजर की ड्यूटी होगी कि वे एडवर्टाइज करेगा। तो इस तरीके से हम ड्यूटीज़ को असाइन करना स्टार्ट कर देंगे थर्ड स्टेज पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिपोर्टिंग रिलेशंस। ठीक है, आप इसको रिपोर्टिंग रिलेशंस कह सकते हैं डेलीगेटिंग अथॉरिटी में, आप इसको अथॉरिटी को डेलीगेशन करना कह सकते हैं। अब देखिए इस फोर्थ पॉइंट के बारे में, अब यहाँ पर हम अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए मैनेजर्स के पास, एम्प्लॉयज़ के पास कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ पावर्स होनी चाहिए डिसीजन लेने की। तो यहाँ पर हम अथॉरिटी डेलीगेशन का काम करना स्टार्ट कर देंगे कि सुपीरियर की क्या अथॉरिटी होगी, सबऑर्डिनेट की क्या अथॉरिटी होगी। ओके, सो ये सारा काम किस में होगा? हमारा स्टेप 4 में होगा। लास्ट स्टेप है हमारा, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी तक हुई है उनमें कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सभी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे जिससे सभी चीज़ें स्मूथली चले, फ्लो में चले।
फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन होती है दो तरह की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में एक प्रॉपर फॉर्मल का मतलब यहाँ पर है कि इसमें प्रॉपर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होता है, ठीक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज़ के बीच में और सुपीरियर्स के बीच में क्लियरली डिफाइंड होते हैं, ठीक है। रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, कोई मजाक मस्ती नहीं होती फॉर्मल में। यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स है वे रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर करती है, टॉप मैनेजमेंट सजेशंस लेती है एम्प्लॉयज़ के। जिस तरीके से एज ए स्टूडेंट अब टीचर से बात करते हैं, सेम यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक प्रॉपर मतलब कहने का मतलब ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है और ये इम्पर्सनल होती हैं। एक होती है इनफॉर्मल, जैसे आप फ्रेंड्स का ग्रुप है, जब आप मिलकर बातें करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया जिसमें आप मजाक मस्ती सब कुछ करते हैं, मतलब मजाक करना, टॉपिक को समझना, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। तो सारी चीज़ें किस में आएंगी, इनफॉर्मल में आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल बन गया, आपके जो कलीग्स हैं आप उनके साथ बैठकर मजाक कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर एडवाइस ले रहे हैं, मतलब फ्रेंकली बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टाफिंग पे। स्टाफिंग का मतलब है इट रेफर्स टू फीलिंग एंड कीपिंग फील द पोस्ट विद पीपल। इसमें जो भी वैकेंट पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट को फिल किया जाता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग का मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन, कैपेबल पर्सन्स को अपॉइंट किया जाए उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें हमने काफ़ी सारी पोस्ट क्रिएट की। आपको अभी मैंने पढ़ाया, हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए बंदे भी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पोस्ट क्रिएट हो गई। अब उस पोस्ट को फिल किस में करेंगे, हम स्टाफिंग में करेंगे। ओके, जिससे कि एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। वो पोस्ट जो सिर्फ क्रिएट की गई थी, सिर्फ उसको अलाइव कर सके, उसके अंदर कहते हैं ना, उस पोस्ट के, उस जो पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, खाली पोस्ट है, उसको अलाइव कर सके स्टाफिंग करके, ठीक है। उसमें जान डाल सके उस पोस्ट में। जब तक ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो स्टाफिंग ये चीज़ें करता है। स्टाफिंग को करने का पूरा एक प्रोसेस है फ्रेंड, ठीक है। देखिए, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव इन द सेंस यहाँ पर बार बार एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है, लाखों एप्लीकेशंस आ जाए, हर एक एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट करती है। सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, बिकॉज सिलेक्शन के अंदर सिर्फ उसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया जाता है जो हर तरीके से डिज़र्व करता है, ठीक है। देन उनकी प्लेसमेंट होती है, उनकी ओरिएंटेशन होती है, उनको कंपनी के बाद, सिलेक्शन के बाद कंपनी के बारे में बताया जाता है कि आपका क्या काम होगा, कैसे आपको करना है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। देन लास्ट में उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है उनकी ट्रेनिंग के बेसिस पे। अगर ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनकी रेम्यूनरेशन भी अच्छी होगी। एंड लास्ट में परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। देखिए फ्रेंड, हमने स्टाफिंग कर दी, अब ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ गए काम करने के लिए। अब उनको संभालने के लिए डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है, उनको इंस्ट्रक्ट करना टाइम टू टाइम, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना थ्रू प्रिंसिपल्स, उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन मेंटेन करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ठीक है। ये सारा हमारा किस में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। इसको हम मैनेजमेंट इन एक्शन भी कहते हैं। डायरेक्शन को हम मैनेजमेंट इन एक्शन भी कहते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है फ्रेंड, देखिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्शन इस तरीके से प्रोवाइड की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करे। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन हो कि सभी मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेशन से काम करें, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें है कि एक बॉस एक ग्रुप को संभाले, ना कि दो बॉस मिलकर एक ग्रुप को संभाले। इससे जो डायरेक्शंस देंगे वे सबऑर्डिनेट्स को, वो डायरेक्शन सबऑर्डिनेट्स के पास सही से नहीं पहुंच पाएगी, जो सबऑर्डिनेट्स से वे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो करना मस्ट है, ठीक है। जो डायरेक्शन टेक्निक उसको अच्छे से फॉलो किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझिए, नेम से ही क्लियर है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। जो मैनेजर्स है, जो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मॉनिटर भी करना है, उनको चेक भी करना है कि जो हम सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो उसको जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं क्या एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं।
कहीं उसको मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे, कहीं गलत मतलब तो नहीं निकल रहे, या कहीं कन्फ्यूज़न तो क्रिएट नहीं हो रही। तो मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वे कम्युनिकेट करे प्रॉपरली, मॉनिटर करे चीज़ों को, कि जो सबऑर्डिनेट्स को हम डायरेक्शन प्रोवाइड करें उसका क्या सेम मीनिंग वे समझ रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैनेजर्स प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे सबऑर्डिनेट्स के साथ तो उससे काम क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगला है हमारा प्रिंसिपल, यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर एक फ्री फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, सीनियर्स के बीच में, जूनियर्स के बीच में। जो सीनियर्स है, जो सबऑर्डिनेट्स है, जूनियर्स, उनके बीच में फ्री फ्लो होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो कहीं मुझे वे सबके सामने कोई डांट ना लगा दे, ठीक है, या मुझे कुछ सुना ना दे। मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो पता नहीं क्या कहेंगे। एक फ्री फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, सभी मिलकर आपस में बात करें बिना किसी डर के। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए तो ये ड्यूटी बनती है मैनेजर की, उनके लिए भी एज ए लीडर काम करें। ठीक है, जिससे सब लीडर का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर एक मैनेजर अच्छा लीडर बनता है तो तो सबऑर्डिनेट्स जो होंगे वो उसको फॉलो भी करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हो जब आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करें। ठीक है, जब तक जो आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो सबऑर्डिनेट्स को, अगर आप खुद ही उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर लीडर का काम करता है, बट एक लीडर मैनेजर का काम नहीं कर सकता। ऑल मैनेजर आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। ओके, ध्यान से सुनिए। अगर एक मैनेजर ये कहता है लीडर कि ना आपको पंक्चुअल रहना है, आपको चीज़ें टाइम पर करनी है, लेकिन मैनेजर खुद डेली कंपनी में लेट आ रहा है, ठीक है, अपने काम को टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहा, टाइमली डन नहीं कर रहा, तो क्या उसके जो फॉलोअर्स है, उसके जो जूनियर्स उसको मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो लीडरशिप यही कहती है प्रिंसिपल कि एक अच्छा लीडर बने, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेट्स है वे मैनेजर की तरह बनना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू, इसमें कहते हैं कि फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो भी डायरेक्शंस इशू की हैं, यहाँ पर मैनेजर उसको मॉनिटर करे, टाइम टू टाइम चेक करें कि क्या एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो कितना फॉलो कर रहे हैं। ओके, देन फ्रेंड्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। जो कम्युनिकेशन है वे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है। ठीक है, इनफॉर्मल को आप ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें पूरा कवर हो जाएगा। सुपरवाइज करना, मोटिवेशन आपको पता है, मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने थ्योरी दी थी, इसके लिए एक कंप्लीट अलग से वीडियोस बनेगी। ये एक फुल फ्लैश टॉपिक है। ठीक है, ऐसे ही लीडरशिप का भी एक फुल फ्लैश टॉपिक है, तो इसके लिए कंप्लीट से अलग वीडियो बनेगी। ये सारे पॉइंट्स में भी आपको प्रिंसिपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स है वे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, उस चीज़ को चेक करना। देखिए, हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए, क्या वो स्टैंडर्ड्स हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए, उस चीज़ को चेक करना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। हमने एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव कर लिए, बट क्या वे एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुँचे? लाइक फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ हमारा सेट, मान लीजिए स्टैंडर्ड था, हमने 1500 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया, क्या हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वे अचीव हुआ? नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को ही क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर हम प्लानिंग तो हमने कर दी, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, बट हमने कंट्रोल ही नहीं किया उस चीज़ को, हमने कंपेयर ही नहीं की परफॉर्मेंस को, तो क्या उस प्लानिंग का कोई बेनिफिट है? बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोलिंग जो है वे ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग, देखिए फ्रेंड्स, प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों ही आपस में डिपेंडेंट हैं। ठीक है, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग का कोई भी वजूद नहीं है अपने आप में। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी, कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करे, तो कंट्रोल किसको करे, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि कंट्रोलिंग का भी कोई अपने आप में वजूद नहीं है विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देखती है, लेकिन कंट्रोलिंग हमेशा बैक, पीछे देखती है। प्लानिंग में हम आगे फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कंट्रोलिंग में जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए उसको चेक करती है। सिंपल। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस कंट्रोलिंग का।
इसमें सबसे पहले हम सीधी सी बात है स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड्स फिक्स करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस अपनी मेज़र करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, देन करेक्टिव एक्शन लेंगे, देन लास्ट में उसको फॉलो अप करेंगे। सो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के वे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ कि आपको चीज़ें बहुत सिंपल करके समझाऊँ। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर कोई भी शिकायत है तो आप वो भी ज़रूर बताइए मुझे, जिससे कि मैं आगे अपनी हर वीडियोज़ के अंदर उसको इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।